दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SWG परिवार में। मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रहा था, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक स्थिति, उद्योग धंधे एवं उसके पतन के कारण के बारे में। काफी लंबा चला जा रहा था दोस्तों, तो आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो वीडियोज काफ़ी लेट आ रही थी। तो अब से वीडियोज डेली आएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और कल चालू करेंगे वैदिक सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं समय को वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की दशा के बारे में। तो हम देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, या इसे मातृ प्रधान भी बोल सकते हैं। क्या? मातृ प्रधान समाज कैसा था? मातृ प्रधान था, यानी कि माताओं के आधार पर ही, स्त्रियों के आधार पर ही समाज चलता था। ये इसलिए कहा जाता है मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि सबसे अधिक जो है मूर्तियां जो है वो स्त्रियों की ही मिली है। नारी मृग मूर्तियां ही मिली है। किसकी मूर्तियां मिली है? नारी मृग मूर्तियां ही सबसे अधिक मिलने के कारण इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक कहा जाता है। आगे देखेंगे, युगल समाधान मिलने से सती प्रथा का अनुमान लगाया था। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान, लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान मिले हैं। लोथल से जो है वो 3 युगल समाधान मिले। युगल समाधान का मतलब होता है एक उसमें स्त्री का सौ रहा होगा और एक पुरुष का, मतलब पति पत्नी का सौ रहा होगा। ठीक? तो इसे पति पत्नी का समाधान, जब पति पत्नी का शव जब एक साथ दफनाया जाता है तो उसे युगल समाधान कहा जाता है। तो इस तरह के जो है वो लोथल से जो है वो लोथल से 3 समाधियां मिली हैं, ऐसे युगल समाधियां। और कालीबंगा से जो है, कालीबंगा से एक युगल समाधान मिला है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं यहाँ सती प्रथा का सच रहा होगा, कहीं न कहीं यहाँ सती प्रथा का प्रचलित थी। ये इसलिए कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए पुरुष मरा, पुरुष की डेथ हुई, जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी की भी डेथ हो जाए। और अगर कोई अन्य रहेगा तो उसके साथ ही क्यों दफनाया जाएगा? एक ही समय पर दो लोगों का डेथ तो हो नहीं सकता। मान लीजिए कहीं एक जगह हो गया होगा स्त्री पुरुष का एक साथ डेथ, लेकिन 3-3 समाधियां मिली हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर सती प्रथा ही रहा होगा। मतलब कि जब पुरुष मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों की जानकारी थी। कितने फसलों की जानकारी थी? 9 फसलों की जानकारी थी, जिनमें से दोस्तों गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में की जानकारी थी। ये खजूर के बारे में भी जानते थे, तरबूज के बारे में भी जानते थे, मटर के बारे में भी जानते थे, राई के बारे में भी जानते थे, जिसे एक तरह का सरसों होता है। ये तिल और कपास के बारे में भी जानते थे। ये लोग जो है
अपनी फसल को नवंबर दिसंबर तक बो लेते थे और इसे मार्च अप्रैल तक जो है काट लेते थे। और एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे पहले जो है कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। किसे जाता है? हड़प्पा वासियों को। कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। आगे बढ़ेंगे। पालन के बारे में देखते हैं दोस्तों। इनका जो सबसे पवित्र पशु जो था, सबसे पवित्र पशु जो था दोस्तों, वो क्या था? एक सिंगा। इसके इसके पास सिर्फ एक ही सींग होती थी दोस्तों। इसका प्रमाण तो नहीं कहीं मिला है दोस्तों, ऐसी कोई इसकी पसलियां या फिर इसका कंकाल तो नहीं कोई मिला है, लेकिन इसके चित्र जो है यहाँ की मुद्राओं पर देखने को मिले हैं एक सिंगा की, जो कि सफेद रंग का पशु होता था और काले रंग का। तो फिलहाल एक सिंगा का कोई जिक्र तो नहीं है पूरे साइंस में, लेकिन यहाँ पर एक सिंगा का चित्र जो है अंकित है इनकी मुद्राओं में। तो इनका जो सबसे पवित्र पशु जो माना जाता था वो एक सिंगा को माना जाता था। और जबकि सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो कुबड़ वाला बैल था। कुबड़ वाला बैल क्यों था? क्योंकि ये लोग बैलगाड़ी चलाते थे इससे। और यहाँ नोट में देखिएगा दोस्तों, ये जो है किस किस पशु से परिचित थे यहाँ पर देखिएगा। बैल से, गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, सुअर से, कुत्ते से, बिल्ली से, गधे से, ऊंट से, हाथी से, गैंडे से, बाघ से, हिरन से, मोर से, खच्चर से आदि से परिचित थे ये। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है दोस्तों, पूछ सकता है, पूछा तो नहीं लेकिन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से, मान लीजिए इतने पशुओं का नाम दे दिया, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पाई मुद्रा पर नहीं है? तो ये दो ही पशु थे दोस्तों, एक ऊंट और एक गाय। इन दोनों पशुओं का किसी भी मुद्रा में या कोई भी जो है इन दोनों पशुओं का मृण मूर्ति या कोई भी अंकन कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये जो है कंकाल जो है इसके मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। इनके शिल्प और उद्योग धंधों के बारे में देखेंगे दोस्तों। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण उद्योग था जो है दोस्तों, कपड़ा बनाने का, सूती वस्त्र उद्योग था। एक कताई बुनाई में माहिर थे। और जो है दोस्तों, ये कांसे का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। ये तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण करते थे। कांसे का निर्माण का श्रेय जो ये बहुत पूछता है, कांसे का निर्माण का श्रेय विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हड़प्पा वासियों को। आगे बढ़ेंगे। शिल्प उद्योग धंधे में भी अभी भी देखेंगे। स्थापत्य, जिसका मतलब होता है राजगिरी, जो जो घर बनाते हैं इन्हें राजगीर कहते हैं। और यही राजगिरी इनका जो है स्थापत्य में, शिल्प में जो था ये प्रमुख शिल्प था। धातुओं की बंद ढलाई करते थे। बंद ढलाई जैसे कि आजकल देखते होंगे आप लोग कि पहले जब हम लोगों में 4-5 में पढ़ रहे थे हम लोग, तो कहीं न कहीं स्कूलों में हम लोगों से गिलास आम उम बनवाया तथा गिलास बनवाया था। तो हम लोग जैसे कि उसकी उसमें मिट्टी भर के, गिलास में मिट्टी भर के उसका गिलास को बनाते थे। फिर बाद में काट के उसकी मतलब काट छांट करके उसे सुंदर करते थे। तो इसी तरह से उसमें जो है बंद ढलाई की जाती, मतलब कि सांचा होता था तो उसमें पहले डाल दिया, जब सूख जाता था कांसा तो ये मूर्तियां तैयार हो जाती थी। फिर उस पर से ढांचे को निकाल दिया जाता था। इसे जो है दोस्तों द्रवी मोम विधि या मधुच्छिष्ट विधि कहा जाता है। इंग्लिश में कहे तो लोस्ट वैक्स मेथड कहा जाता था। कुम्हार के चाक का जो है दोस्तों बहुत प्रचलन था, क्योंकि यहाँ के मिट्टी के मृदभांड जो है बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के पाए गए हैं, चमकदार और पालिशदार पाए गए हैं। सर्वेक्षण के लिए दोस्तों सीपी का यंत्र था। सीपी का पैमाना या सीपी का यंत्र था सर्वेक्षण के लिए, मतलब मापने के लिए सीपी का यंत्र था। इनको जो है दोस्तों पूछ ले दोस्तों, हड़प्पा वासियों की किन किन सिस्टम की जानकारी थी? तो बाइनरी सिस्टम और दशमलव प्रणाली की भी जानकारी थी। आगे बढ़ेंगे।
वाणिज्य और व्यापार के बारे में देखेंगे। वाणिज्य और व्यापार के लिए दोस्तों ये भार माप के बटखरे रखते थे, जो कि घनाकार थे। घनाकार जानते हैं दोस्तों, घनाकार, घनाकार थे। इनका जो मापन होता था दोस्तों, पूछता है बहुत कि हड़प्पाई मापन कितने के गुणज में था, तो 16 के गुणज में था। इनका व्यापार जो है दोस्तों विनिमय प्रणाली पर आधारित था, मतलब कि किसी विनिमय का क्या अर्थ होता है, मतलब किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को ले आना, इसे विनिमय कहा जाता है, वस्तु विनिमय। तो विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यहाँ देखिए नीचे लिखा है दोस्तों, अनाज के बदले धातुएं ले आते थे, यही विनिमय प्रणाली हो गई। और ये व्यापार किस किस चीज का करते थे, पत्थर, धातु और हड्डियों का व्यापार करते थे। आगे बढ़ेंगे। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच जो है दोस्तों व्यापार का अभिलेखीय साक्ष्य भी उपस्थित है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है बहुत कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो मेलुहा नाम से जाना जाता है। या फिर पूछ सकता है सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो मेलुहा। ये घनाकार यहाँ नहीं रहेगा। सुमेरिया के अभिलेख में ढिलमुन की पहचान जो है फारस की खाड़ी के बहरीन नाम से की गई, पूछ सकता है। सुमेरिया नहीं दोस्तों, ये बहरीन क्या नाम है, ढिलमुन को जो है दोस्तों सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान या हाथियों का देश कहा जाता है। किसको, ढिलमुन को। यहाँ याद रखिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता की लिपियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपियों के बारे में देखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है दोस्तों, सबसे पुराना नमूना जो है दोस्तों 1853 में मिला था। लेकिन यह लिपि जो है दोस्तों 1923 ईस्वी आते आते पूर्णतः प्रकाश में आ गई, लेकिन अभी इसे तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यह दोस्तों जो लिपि जो है दोस्तों बूस्टोफ्रेडन लिपि या गौमुद्रिका पद्धति कहलाती है। ये जो दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें जो है दोस्तों 400 से 500 चित्राक्षर या जिसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है, पिक्टोग्राफ है इसमें। इसमें जो है दोस्तों सर्वाधिक चित्र यू आकार और मछली के मिले हैं दोस्तों। एक चीज और पूछता है दोस्तों, लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिपियों का अध्ययन जो है दोस्तों पुरालिपि विद्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता में जो है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। एक था पूर्ण समाधिकरण, जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलित था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण, तीसरा था दाह संस्कार। बारी बारी से हम इनके बारे में देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए पूर्ण समाधिकरण, यह जो दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित था। इसमें दोस्तों जो शव के हाथ को जो है पीछे की तरफ मोड़ दिए जाते थे और पैर के घुटने मोड़ दिए जाते थे और दफना दिया जाता था। इनके साथ जो है दोस्तों उपयोग की अन्य वस्तुएं जैसे अन्न, बर्तन, आभूषण, शीशा, कंघी आदि रख दी जाती थी। इससे यह इस तथ्य की पुष्टि होती है दोस्तों, ये पारलौकिक जीवन में विश्वास करते, मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें, पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे दोस्तों, आंशिक समाधिकरण। दूसरा देखेंगे दोस्तों आंशिक समाधिकरण। इसमें जो है दोस्तों शव को जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। जब हड्डियां बस रह जाती थी तो बची खुची जो हड्डियां थी और कपाल को जो है दफना दिया जाता था। इसका उदाहरण जो है दोस्तों बहावलपुर से मिला है। आगे बढ़ेंगे। तीसरे संस्कार के बारे में देखेंगे, जिसे दाह संस्कार नाम से जाना जाता है। दाह संस्कार में जो है दोस्तों इसमें कला समाधान भी प्रचलित था। इसमें जो है बची खुची हड्डियों तथा राख को
कलश में भरकर दफना दिया जाता था। जलाने के बाद जो है दोस्तों, जो बची खुची हड्डियां और राख थे, इन्हें कलश में भरकर दफना दिया जाता है। इन्हें प्रतीकात्मक समाधियां कहते हैं। इन्हें और किस नाम से, कलश समाधान को और किस नाम से जाना जाता है? प्रतीकात्मक समाधियां। सिंधु सभ्यता के जो है पतन के कारण के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला कारण जो है दोस्तों, वो माना जाता है बाढ़ का आना। बाढ़ का आना कौन कौन मानते हैं दोस्तों? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव। इसमें जो है दोस्तों मुख्यतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल में जो है दोस्तों बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। इनमें जो है पूछता है कभी कभी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से बाढ़ आने के कितने स्तरों का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों 7 स्तरों का प्रमाण मिला है। इससे सर्वाधिक उपयुक्त कारण जो है दोस्तों बाढ़ का आना ही माना जाता है। यहाँ बराबर बाढ़ आती थी, सिंधु नदी में बाढ़ आती थी, तो यहाँ के लोग धीरे धीरे से छोड़कर चले गए होंगे। दूसरा था दोस्तों बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण। ये भी कहीं न कहीं सटीक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कुछ 30-35 कंकाल ऐसे मिले थे यहाँ पर, जिनके इस मतलब कंधे पर और सिर पर धारदार हथियार से वार किए जाने का प्रमाण मिलता है, कि मतलब इन्हें युद्ध में मारा गया होगा। ये कौन कौन मानता है दोस्तों? व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। तीसरा है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है दोस्तों आर.एल. स्टाइन व अमलादन घोष मानते हैं। प्राकृतिक आपदा और मलेरिया महामारी जो है दोस्तों कौन मानता है? के.यू.आर. कनेडी। दोस्तों इस के.यू.आर. कनेडी। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल। और भूतात्विक परिवर्तन या जलप्लावन दोस्तों कौन मानता है? एम.आर. साहनी। कौन? एम.आर. साहनी। इसमें दोस्तों बाढ़ का आना याद रखिएगा, बाह्य आर्यों का आक्रमण पूछता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पूछता है, प्राकृतिक आपदा पूछता है, बस इतना ही पूछता है, इससे आगे तो नहीं पूछता है दोस्तों। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आज चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। ये हमारा इंस्टाग्राम है, स्टडी विद गिरजेश, इसको फॉलो कर लीजिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आप लोगों की वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अपनी तरफ से हम बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद।